एवरीवन टू ईवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा हमें लगा जिनके आने के कुछ चांसेस हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको बाकी जितना भी आपका मटेरियल है, बुक्स वगैरह हैं, नोट्स हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ इन क्वेश्चंस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी बताने वाली हूँ और आप इन आंसर्स में क्या लिखेंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्टाफिंग जो है, इसके लिए एक नैरो टर्म है। इसको ही अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में बात करूँ तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग चाहिए, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मेरे पास कितने तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में मुझे कितने तरीके के लोगों की ज़रूरत है, काम कितना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी मैन पावर प्लानिंग करना कि लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर आना, उनकी प्लानिंग करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कंपैटिबल है, फिर इसको मुझे मेरे को किसको प्रमोशन देना है, कौन कैसा काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलाकर है बनता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ओवर मैन पावर भी नहीं होना चाहिए कि काम है नहीं, लोग इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको लोग बहुत ज़्यादा कम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हर एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो रहता है वो पहले से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिपार्टमेंट्स हैं, कितना काम है। हो सकता है कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें बहुत कम लोगों की ही ज़रूरत हो, कोई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल, जैसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग चाहिए क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस अलग चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जो भी बड़े ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पहले मीनिंग या एज एन इंट्रोडक्शन आपको मीनिंग भी लिखना है। उसको एक्चुअली अच्छे से आप प्रेजेंट अगर आंसर को करेंगे, जो ज़्यादा मार्क्स वाले आंसर 10 या 11 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, उसमें आपको खास ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन का। आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखना है। अब जैसे आप क्वेश्चन में यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछा है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं लिखेंगे। अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया है, तो आपको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझाना है, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। अब इंपॉर्टेंस में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हुई है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग मैं नहीं रखूँगी, मतलब मैं ये गलती नहीं करूँगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और काम इतना ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट कम बचेगा, क्योंकि सैलरी तो मेरे को देनी पड़ेगी ना ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी बंदा काम कर रहा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने अगर उसको हायर किया तो मुझे इसको सैलरी देनी है। ये मेरे एंड पर गलती होगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं, फिर भी मैंने बहुत सारे लोग हायर करके रखे हैं। तो एक इंपॉर्टेंस में हम ये लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में सही मैन पावर जो जितनी रिक्वायर्ड है उतना रहता है अगर आप चीज़ों को पहले से ही प्लान करके रखें। दूसरा, आपके पास सही पोजीशन पर सही तरीके का एम्प्लॉय होता है, क्योंकि देखो अगर आप पहले से ही प्लानिंग करके रखोगे कि हाँ यार मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 लोगों की ज़रूरत है, तो आप जब इंटरव्यू लोगे तो उस टाइम आप सामने वाले का फाइनेंस बैकग्राउंड ही चेक करोगे ना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए। या अगर आपको पहले से नहीं पता होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, 10 लोगों की ज़रूरत है, आपने 15 लोग हायर कर लिए, तो कहीं ना कहीं जो एरिया वाइज जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो ऑर्गेनाइजेशन को जो इंसान ज़्यादा काम है उस तरीके से अगर मैं प्लेस करूँ, सही राइट प्लेस पर राइट पर्सन को पुट करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले से अगर आप चीज़ों को प्लान कर लोगे उसके बाद आप लोगों को हायर करोगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। या देखो, पहले के टाइम पर क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन इतने लार्ज स्केल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो ऑन पेपर इतना ज़्यादा, मतलब पेपर पर ही सब कुछ हो जाता था कि हाँ इतने इतने लोग हैं, अटेंडेंस वगैरह एवरीथिंग सब कुछ पेपर पे हो जाता था। ठीक है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपने जो है ऑफलाइन मोड में ही सब कुछ सेव करके रखा है आपने। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बढ़ रहा है, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका खुद का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़
की पूरी डेटा सेव करके रखते हैं। एम्प्लॉय का पूरा नाम, उसके फैमिली मेम्बर्स का नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, पोजीशन, सैलरी कितनी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और वो और एक तो ये तो एक अलग सिस्टम हो गया, ठीक है, डेटाबेस पूरा। लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके पूरे काम को ट्रैक करने के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये दोनों ही काम करता है। आपको अगर अपने एम्प्लॉयज़ के डेटा स्टोर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, प्लस आपको अगर उनके करंट जो वो काम कर रहे हैं उनका पूरा काम को ट्रैक करना है, कौन अभी सिस्टम पर काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉयज़ अपने घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत अच्छे से ट्रैकिंग हो रहा है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स कहीं और बैठे हैं, एम्प्लॉयज़ कहीं और बैठे हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, और जो हेड्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का सारा काम जो है ट्रैक कर पा रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा डेटा सेव कर सकते हैं, उनका नेम, उनका एज, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी, एवरीथिंग जो स्टोर कर सकते हो, और इवन ट्रैक भी कर सकते हो आप, ठीक है, कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे कोविड के टाइम से लेकर आज तक भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम के कल्चर फॉलो कर रही हैं। तो वो ये सारे काम किसकी मदद से करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से ही करते हैं, है ना। उसकी वजह से जो है काम काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी सारी कॉस्ट भी सेव होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग? मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, और देखो मैन पावर प्लानिंग जो टर्म है ना, ये मोस्टली ऑपरेशनल लेवल के लिए यूज़ होता है कि ऑपरेशनल लेवल में मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितना काम मुझे करवाना है उनसे। तो काम के हिसाब से कितने वर्कर्स की नीड है, उसको जब हम लोग प्रॉपर इन चीज़ों का प्लान करें कि कहाँ से लोगों को रिक्रूट करना है, किस तरीके के लोगों की नीड है, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्किल्स उनमें होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। देखो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय से अगर आप सेम काम कराते जाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो बोर होगा ही, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कुछ एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क। देखो क्वालिटी ऑफ वर्क उसी से डिफाइन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में पीयर ग्रुप कैसा है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, आप उनको मौका दे रहे हो बोलने का कि नहीं, आपकी लीडरशिप स्टाइल कौन सी है, वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है लिखने हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में। इन सब चीज़ों से ही किसी भी काम की, किसी भी जॉब की क्वालिटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब क्या? देखो जो एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं अपने में, मैं उनको अगर एक नीचे से मिडिल लेवल में काम करवा रही हूँ, लेकिन उनमें जो स्किल सेट है वो है टॉप लेवल का, तो कहीं ना कहीं मुझे एज अ मैनेजर, एज एन HR मैनेजर, मुझे नज़र रखनी कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा पोटेंशियल वाला है और मुझे उसको सही टाइम पर प्रमोशन देना है, अदरवाइज ही लीव द जॉब। उसको मार्केट में सिमिलर मेरा कॉम्पिटिटर अच्छी जॉब ऑफर करेगा, वो मेरा जॉब छोड़ के चला जाएगा, इतने टाइम से जो एम्प्लॉय मेरे पास था। तो पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब होता है कि मुझे सही टाइम पर प्रमोशन की नीड देखनी है और मेरे एम्प्लॉय का क्या पोटेंशियल है उसके बेसिस पे मुझे उनको प्रमोट करना है। क्योंकि देखो कोई भी एम्प्लॉय जब जॉब ज्वाइन करता है तो वो जिंदगी भर एक ही जॉब पोजीशन पर रहने के लिए नहीं आता है, उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको भी करियर प्लानिंग चाहिए, उसको भी अप्रेजल चाहिए, उसको भी सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है पोटेंशियल अप्रेजल करता है। ये सही टाइम पर होना चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय जो है वो आपका ऑफिस छोड़ सकता है, ठीक है। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो वीडियो था ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का था। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।